अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने एसी जनरेटर को सीखना है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को देखें तो हमें कहा गया कि हम एसी जनरेटर के मेन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करें और साथ ही हम एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह से काम करता है। तो इन दोनों चीज़ों को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम डेफिनेशन की एडिंग से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जनरेटर का वर्ड है तो जनरेटर मतलब बनाना, जनरेट करना, तो जनरेटर बनाने वाला। अब इस मशीन ने, इस डिवाइस ने क्या चीज़ बनानी है, इसके लिए पीछे जो दो लेटर्स हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो इसमें जो ए है वो अल्टरनेटिंग के लिए, सी करंट के लिए, तो ए सी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। तो जो एसी जनरेटर है ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके देता है। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि करंट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हम ये जान चुके हैं फर्स्ट ईयर से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि एनर्जी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जनरेटर जो है अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो ये प्रोड्यूस नहीं करता एक्चुअल में, ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो एनर्जी ये कन्वर्जन करता है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मोशन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमें एसी करंट प्रोवाइड करता है। और ये जो एनर्जी कन्वर्जन है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है वो इंड्यूस्ड इमोशनल ईएमएफ है। जो हमने इमोशनल ईएमएफ का एक टॉपिक पीछे पढ़ा था कि जब किसी आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रोटेट करवाते हो, स्पिन करते हो, मूव करते हो, तो उस मूवमेंट के नतीजे में, उस मोशन के नतीजे में कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और वही जो ईएमएफ है जो मोशन के नतीजे में जनरेट हो रही है वो ईएमएफ स्टूडेंट्स पर अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगी। अब ये ईएमएफ हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करती है, डीसी करंट प्रोवाइड नहीं करती। इसको जब हम वर्किंग में जाएंगे तो वहाँ सीखेंगे इसी लेक्चर में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है एसी और डीसी करंट का, तो मैं चंद लम्हे लूँगा उनको बताने के लिए कि बच्चे, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे करंट को कहते हैं जिसकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है। मतलब उसके जो दो टर्मिनल हैं जहाँ से आप करंट रिसीव कर रहे हो, उन दो टर्मिनल्स पे एक टर्मिनल पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है। थोड़ी देर बाद जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता है, फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो इस तरह से जो इनकी पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, अल्टरनेट करती रहती है। इसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो। और डायरेक्ट करंट में जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पोलैरिटी चेंज नहीं होती। और भी कई अंदाज से एसी और डीसी करंट पे बात की जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक नहीं है। तो एसी करंट जान लेने के बाद क्या है, हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो एसी जनरेटर है इसके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आपको चूँकि ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है ना, ईएमएफ इंड्यूस करनी है, और वो भी इमोशनल ईएमएफ आपको इंड्यूस करानी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ों की तो मस्ट ज़रूरत है ना। एक आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके आप अंदर आप कंडक्टर स्पिन कर सको, और एक आपको कंडक्टर की ज़रूरत है। तो जो कंडक्टर है वो यहाँ पे एक कॉइल की फॉर्म में लेते हैं। एसी जनरेटर बनाने के लिए कंडक्टर एक कॉइल की फॉर्म में लेते हैं और वो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकती है, स्पिन कर सकती है, और उस कंडक्टिंग कॉइल को हम नाम देते हैं आर्मेचर का, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट जिसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आप इसे कोई नाम दे दें, जैसे यहाँ सी डी ई एफ है, आप इसे ए बी सी डी कह दें। रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ और विड्थ को रेफर कर सकते हैं, लेंथ को एल से और जो विड्थ है उसको एक्स से डिनोट कर दिया। आप जो से चाहो लेटर इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स, नंबर ऑफ़ लूप्स हो सकते हैं। तो ये कॉइल जो है एक कंटेन करती है एन नंबर्स ऑफ लूप्स। कॉइल आप किसी वायर से बनाओगे ना, किसी कंडक्टर से बनाओगे, तो आम तौर पे
एसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसमें यूज़ होने वाली कॉइल हम कॉपर वायर से बनाते हैं और इसको इंसुलेट किया होता है ऊपर से। एक इंसुलेशन की तय एक लेयर कॉपर वायर के ऊपर मौजूद होती है। और आपने देखा कि जो मशीन्स वगैरह हैं, मोटर्स वगैरह हैं, या ये जनरेटर टाइप जिसमें जो वायर हम यूज़ करते हैं, जब उसकी इंसुलेशन जल जाती है, मोटर में आपने यकीनन देखा होगा पंखा वगैरह कि इंसुलेशन जब उस बर्न हो जाती है तो आप कहते हैं मोटर जल गई। उसी इंसुलेशन का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं हम। तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर को इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जो प्योर कॉपर है उससे अगर वायर बनाई जाए तो स्टूडेंट्स वो बहुत कम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफ़र करती है। तो बहुत कम रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें मैक्सिमम जो है वो एसी करंट मिल सकता है, लॉसेस जो है वो मिनिमम हो जाता है। फिर इस कॉपर वायर को, यानी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको वाइंड करना है, इसको रैप करना है एक आयरन कोर के ऊपर। ये सॉफ्ट आयरन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। और उसकी कोर इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कोर का मतलब होता है कोई अंदर वाला स्ट्रक्चर, जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ का जो इनर पार्ट होगा उसको आप अर्थ का कोर कहते हो, और बाहर वाला जो हिस्सा है अर्थ का उसको आप अर्थ क्रस्ट कहते हो। तो कोर का मतलब है कोई इनर चीज़, इनर स्ट्रक्चर। तो एक आयरन का अगर एक रॉड है, शैफ्ट है, तो उसके ऊपर अगर आप कॉइल को रैप करते हो तो एक अंदाज से जो वो कोर है, आयरन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, शैफ्ट है, वो अंदर की तरफ ही हो जाएगा ना, इनर पार्ट बन जाएगा, ऊपर उसके कवर कॉइल आगे, और जो आयरन का पार्ट है वो इनर हो जाएगा। तो फिर आप उसे आयरन कोर ही तो बोलोगे। और इसको सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। आयरन की कई एक वैरायटीज़ हैं, स्टील से लेके सॉफ्ट आयरन तक, रॉट आयरन है उसमें। तो सॉफ्ट आयरन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉफ्ट आयरन की, उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा किया जा सके। आयरन की बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में आप बहुत अच्छा इजाफा कर सकेंगे और ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप और भी मेटल्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन सॉफ्ट आयरन जो है वो बेस्ट रहेगा। अब ये जो आर्मेचर है, जैसे इसके नाम से पता चलता है आर्मेचर, तो ये रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। कंडक्टर है ना, कॉइल है, तो जब तक इसको स्पिन नहीं करना है, मूव नहीं करना है, तब तक मोशनल ईएमएफ कैसे आ सकती है। बाहर जो है वो तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, उसके अंदर इसको रोटेट करना है, स्पिन करना है। तो ये स्पिन करती है परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको डिज़ाइन इस तरह से करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स के अंदर प्लेस इस तरह से करते हैं आर्मेचर को कि जब ये स्पिन करे तो इसकी जो स्पिन है वो परपेंडिकुलर रहे, 90 डिग्री का एंगल बनाए, किसके साथ, मैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसको डायग्राम की फॉर्म में अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लें जितना जिक्र किया, तो आप इस डायग्राम में एक कॉइल देख सकते हो। कॉइल के चार कोनों को हमने सी, डी, ई और एफ से रेफर कर रखा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, कॉइल के दो एंड्स हैं, तो एक एंड स्टूडेंट एक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो एक और रिंग के साथ जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। और एक जिसकी एक्सल या एक्सेस लाइन, जो एक फर्जी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर इसने रोटेट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि हमने एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है नॉर्थ और साउथ पोल्स को लेके मैग्नेट के। कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई नॉर्थ के सामने हम नॉर्थ पोल क्यों नहीं ले सकते और साउथ के सामने हम साउथ पोल क्यों नहीं ले सकते हैं जनरेटर बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये चूँकि रिपल्जन होगी यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो सकेगा क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दूसरे नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल करेंगी और बेंड कर जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। तो जो आयरन कोर है और उसके ऊपर जो हमने कॉइल रैप कर रखी है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगी। तो आप सिमिलर पोल्स नहीं लेंगे, आप अपोजिट पोल्स लेंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ को किसको आप नॉर्थ कहोगे और किसको साउथ कहोगे, वो आपकी अपनी चॉइस है। एनीवेज एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो ओरिजिनेट करती हैं। हम ये सीख चुके पिछले लेक्चर्स में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैंने यहाँ पे एरोस लगा दिए। अब जब ये कॉयल जिसको हम आर्मेचर कह रहे हैं, जब ये स्पिन करेगी अपने एक्सिस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये जो एरोज मैंने लगाई हैं, ये परपेंडिकुलर रहेंगी किसके, इस कॉयल का जो कॉयल की जो प्लेन है, ये जो कॉयल ये आर्मेचर है हमारा, इसकी जो मूवमेंट है, इसके स्पिन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे के साथ ये मौजूद है। इसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगेन मैक्सिमम चेंज जो है वो किया जा सके और मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो हासिल की जा सके। तो जिस पार्ट का हमने जिक्र किया उसको रेफ़र कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कॉयल के दो एंड्स हैं, एक कॉयल को एक रिंग के साथ जोड़ रखा है, दूसरे कॉयल के एंड को दूसरे रिंग के साथ जोड़ रखा है। इन रिंग्स को आप स्लिप रिंग्स का नाम देते हो। फिर आप देखो कि स्लिप रिंग्स जो हैं ये अटैच्ड है ना कॉयल के एंड्स के साथ, तो जब कॉयल रोटेट करेगी, कॉयल स्पिन करेगी, तो इसके साथ लगे हुए, इनके एंड्स के साथ लगे हुए जो रिंग्स हैं स्लिप रिंग्स, ये भी रोटेट करेंगे। अब इन स्लिप रिंग्स से जो करंट है वो आउटपुट के तौर पे बाहर लेके जाना है। ईएमएफ जो है वो आउटपुट की फॉर्म में लेके सर्किट की तरफ उसको लेके जाना है। तो हमें वायर्स कनेक्ट करनी होंगी, क्योंकि रिंग्स स्लिप रिंग्स मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं साथ, तो हमें एक और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो हम ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन ब्रशेस का। जैसे यहाँ पे जिस रिंग को A1 बोला, उसके साथ जो कार्बन ब्रश है उसको B1 कह दिया, और जो स्लिप रिंग A2 है उसके साथ जो ब्रश है उसको B2 कह दिया। अब इससे अगेन फ़र्क नहीं पड़ता किसको आप A1 से रेफ़र कर रहे हो और किसको आप जो है वो 2 से रेफ़र कर रहे हो, आपकी अपनी चॉइस होगी। और ये जो ब्रशेस हैं आगे वायर्स के साथ कनेक्टेड हैं, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और उसके नतीजे में अल्टरनेटिंग जो करंट है वो आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और ये कार्बन ब्रशेस हो गए B1 और B2। अब इन्हीं चीज़ों को अब नोट्स में देख लेते हैं, मैं क्विकली कवर कर लूँगा। मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया कि स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देना होगा, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होना चाहिए। अपोजिट पोल्स के दरमियान में सेम पोल्स आप नहीं लोगे, उसकी वजह मैं आपको बता चुका। और स्टूडेंट्स जो आर्मेचर है वो इस मैग्नेटिक जो पोल्स हैं इनके दरमियान में वो रोटेट करेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सके। स्लिप रिंग्स का मैंने आपको बताया कि स्लिप रिंग्स जो हैं वो आर्मेचर के एंड के साथ कनेक्टेड हैं, एक को R1 कह दें, एक को R2 कह दें। वैसे डायग्राम में जो है वो A1 और A2 है, तो यहाँ पे आप इसे R1 और R2 कह दो, या फिर आप नोट्स में इसको A1 और A2 कह दो, पर दोनों तरफ लेबलिंग एक जैसी होनी चाहिए। इधर R1 और R2 है तो यहाँ पे भी हम इसको R से रेफ़र करें तो अच्छा रहेगा। तो R1 और ये जो स्लिप रिंग है ये R2 हो गया, A के बजाय R को रेफ़र कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रिंग्स हैं ये रोटेट करेंगे, जैसे आपको बताया आर्मेचर के साथ अटैच्ड हैं। आर्मेचर के रोटेट करने पे रिंग्स भी रोटेट करेंगे। आउटपुट लेने के लिए हमें कार्बन ब्रशेस की ज़रूरत है। ये कार्बन ब्रशेस जो हैं स्टेशनरी होते हैं, B1 और B2, और ये कांटेक्ट में है स्लिप रिंग्स के साथ। जो B1 जिसको आप कह रहे हो, ये R1 के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको B1 कह दो, और R2 के साथ जो ब्रश जुड़ा है आप उसे B2 कह दो। और ये स्टेशनरी है। जो रिंग्स हैं स्टूडेंट्स स्लिप रिंग्स वो तो मूव कर रहे हैं, लेकिन कार्बन ब्रशेस जो हैं ये स्टेशनरी है, ये कांटेक्ट में है, फिज़िकल कांटेक्ट में है इसके साथ, रिंग के साथ। तो रिंग से जो आउटपुट है, जो ईएमएफ है और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इन ब्रशेस के थ्रू वायर से होता हुआ सर्किट में हम पहुंचा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वही फिगर है जो अभी आप देख रहे थे। 4 कंपोनेंट्स जो आपने देखे ना, इन 4 कंपोनेंट्स में 2 स्टेशनरी रहते हैं और 2 मूव करते हैं। आर्मेचर जो है ये मूव करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो आपने प्रोवाइड कर रखे हैं मैग्नेट्स वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, वो फिक्स रहेंगे स्टेशनरी। स्लिप रिंग्स मूव करेंगे तो ब्रशेस जो है वो स्टेशनरी रहेंगे। 2 कंपोनेंट्स रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और 2 कंपोनेंट जो है वो फिक्स्ड हैं। डायग्राम भी साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि वर्किंग है एसी जनरेटर की। स्टूडेंट्स वर्किंग में कुछ खास नहीं है, इमोशनल ईएमएफ वाली जो चीज़ है या इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो कंसेप्ट है बुनियादी तौर पे वही यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर है और भी ऐड होंगी। तो जो कॉयल है CDEF उसने रोटेट करना है पोल्स के दरमियान में मैग्नेट के, जैसे हमने देखा फ्लक्स चेंज होगा उसके नतीजे में,
और फ्लक्स चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट देगी। मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ये करंट जो है वो अल्टरनेटिंग क्यों होगा, इसकी पोलैरिटी क्यों चेंज हो रही होगी, ये करंट डीसी क्यों नहीं हो सकता, इसको हम अपने लेक्चर में फोकस करेंगे इस बात पर। तो स्टूडेंट्स जब रोटेशन हो रही है तो जो साइड सी और डी है उसके ऊपर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। हम एक और डायग्राम की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम अगेन वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकें। सेम डायग्राम है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइड सी और डी की। आप चाहो तो साइड ई एफ से बात शुरू कर लो, डी ई से शुरू कर लो, सी एफ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो साइड सी और डी है इससे बात शुरू कर रहे हैं और रोटेशन हम कंसिडर कर रहे हैं क्लॉकवाइज ना, जैसे यहाँ एरो लगा रखा है कि अगर ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करे तो आप एंटी क्लॉकवाइज में भी इसको अंडरस्टैंड करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ हम क्लॉकवाइज इसको रेफ़र करेंगे। क्लॉकवाइज रेफ़र करेंगे तो इसका मतलब है कि जो साइड सी और डी है ये अभी ऊपर को आने जा रही है और साइड ई एफ नीचे को जाने जा रही है, यानी थोड़ी देर में जो कॉइल की पोजीशन बनेगी उसको मैं अगर आपके लिए रिप्रेजेंट करूं तो जो साइड सी और डी है स्टूडेंट्स वो ऊपर को आ चुकी होगी, सी और डी, और जो साइड ई और एफ है वो नीचे को, जैसे कि हम कह रहे हैं कि इसने क्लॉकवाइज मूव करना है। तो जो साइड सी और डी ऊपर आ रही है स्टूडेंट्स, इस फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा अल्टरनेटिंग करंट, हमने उसकी डायरेक्शन को मालूम करना है। हमें पता होना चाहिए कि वो करंट सी से डी की तरफ जा रहा है या डी से सी की तरफ आ रहा है। तो ये मालूम करने के लिए कि जो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, सी टू डी या डी टू सी होगा, हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करना सीखते हैं और मालूम करते हैं कि किस तरह से जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो सी टू डी होगी। तो ये एक फिगर देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली दो डायग्राम्स हैं, एक वही डायग्राम्स जिसको हमने अभी स्ट्रक्चर और वर्किंग में रेफ़र किया, उसके साथ एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में भी देखें तो जो अरेंजमेंट है पोल्स की वो वही है, नॉर्थ और साउथ की जो अरेंजमेंट है, जो फिगर आप देख रहे थे उसमें भी नॉर्थ और साउथ की अरेंजमेंट वही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी फिर ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है सेम रहेगी। अब जो साइड सी और डी है उसने ऊपर जाना है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम इसको क्लॉकवाइज मोशन में कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइड सी और डी हम रेफ़र कर देते हैं, और जो दूसरी साइड है वो नीचे जा रही है और साइड ई एफ है उसको भी मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा आप देख सकते हो कि राइट हैंड रूल है, ये बिल्कुल इसका बेसिक तरीकाकार तो वही है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने का जो आप चैप्टर 13 में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो थंब है राइट हैंड का, जो फर्स्ट फिंगर है शहादत की उंगली वो, और जो मिडल फिंगर है ये सेकंड फिंगर है, उन तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लोगे, उन तीनों को इस तरह के से स्ट्रेच करोगे कि तीनों में एंगल जो बने वो 90 डिग्री का बने। तो जो थंब है उसको आपने पॉइंट आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं जी थंब पॉइंट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मोशन भी उसी डायरेक्शन में यहाँ पे है साइड सी और डी की, साइड सी डी ऊपर जा रहे हैं ना, तो साइड सी डी ऊपर जा रहे हैं तो थंब भी हमने राइट हैंड का अपवर्ड पॉइंट करना है। तो जो डायरेक्शन है मोशन की, सी डी ऊपर जा रहा है तो थंब हमारा पॉइंट आउट करेगा अपवर्ड राइट हैंड का। और जो फर्स्ट फिंगर है स्टूडेंट्स शहादत की उंगली, इसको आप पॉइंट आउट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, उसके लिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर में एरोज आप देख सकते हो। तो जो शहादत की उंगली है फर्स्ट फिंगर है, ये फोर फिंगर भी इसको कहते हैं, ये आप प्लेस करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मिडल फिंगर है वो आपको बता देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जैसा अब यहाँ आपने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन बन रही है इंड्यूस करंट की वो फिर सी टू डी बन रही है जब हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया। एक बार आपको पता चल गया कि इस केस में जो डायरेक्शन है वो सी टू डी है इंड्यूस करंट की, तो बाकियों की डायरेक्शन बाकी साइडों पे आप ऑटोमेटिकली निकालोगे। अगर सी टू डी है तो करंट को चूँकि सर्किट में फ़्लो करना है तो डी से ई की तरफ आना होगा, ई से एफ की तरफ, और फिर ई से सी की तरफ करंट को फ़्लो करना होगा थ्रू सर्किट। तो बाकी खुद ही मालूम हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और डायरेक्शन मालूम कर लेंगे हम साइड सी डी में, और साइड जो ई एफ है उसमें करंट की डायरेक्शन मिल गई। अब कॉइल की आप पोजीशन देखो ना, कॉइल किस पोजीशन पे मौजूद है, यहाँ पे
क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है, तो जो पोजीशन इस वक्त साइड सी और डी की है, जब ये आधी रेवोल्यूशन हो जाएगी, आधा चक्कर हो जाएगा, तो जो साइड सी डी है ये रोटेट करके दूसरी तरफ जा चुकी होगी, इधर आ चुकी होगी, और जो साइड ई एफ है वो उस जगह पहुंच जाएगी जहां इस वक्त सी डी साइड मौजूद है। रोटेशन है, इसने पूरा घूमना है, 360 डिग्री के एंगल के ऊपर इसने रोटेट करना है, तो डेफिनेटली साइडें चेंज होंगी। जिस पोजीशन पे अभी सी डी है, थोड़ी देर बाद इसी पोजीशन पे आधा चक्कर काटने के बाद, हाफ रेवोल्यूशन के बाद साइड ई एफ आ चुकी होगी। तो अभी आप देखो कि साइड जो ई एफ है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये इस पे आप नोट करो, आपको पता चल जाए कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों जनरेट हो रहा है। जो मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों आ रहा है जनरेटर से, जब उसकी वर्किंग इस तरह से है। तो अभी जो डायरेक्शन हमने मालूम की उस पर ज़रा गौर कीजिए। सी से डी की तरफ और फिर ई से एफ की तरफ ये डायरेक्शन है। अब जब इन साइडों की पोजीशन बदलेगी तो आपका क्या ख्याल है, उस वक्त इन साइडों में करंट की डायरेक्शन क्या नहीं बदलेगी? ई एफ में अब करंट ई से एफ की तरफ है, वजह इसकी पोजीशन है, और सी डी में करंट जो है वो सी से डी की तरफ है, वजह इस साइड की पोजीशन है। लेकिन जब ये चेंज होगी, सी और डी जब इधर को आएगा, तो सी और डी में करंट की जो डायरेक्शन है सी से डी की तरफ होने के बजाय, जो डायरेक्शन है वो सी से डी की बजाय जो डी टू सी है वो हो जाएगी। इस साइड पर इस तरफ करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह अप्लाइड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इस साइड पे करंट की डायरेक्शन यही बनेगी कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट आएगा, ई से एफ, और जब साइड सी डी इधर आएगा तो डी से सी की तरफ हो जाएगा। तो आप देखो पहले करंट की डायरेक्शन क्या है, जब ये साइड दूसरी तरफ है सी टू डी, जब ये साइड रोटेट करके एस वाले पोल की तरफ आएगी तो करंट फ्लो किधर, करंट का फ्लो क्या बन जाएगा, डी टू सी। तो चेंज नहीं होगी करंट की डायरेक्शन, पहले सी टू डी थी, अब डी टू सी हो जाएगी। इसी तरह आप जो साइड ई एफ है उसको रेफर करो। इस वक्त जो साइड ई एफ है उसमें आप देखो करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ई टू एफ है, लेकिन यही साइड जब दूसरी तरफ पहुंचेगी, नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचेगी यही साइड ई एफ, तो स्टूडेंट्स इधर जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है और राइट हैंड रूल जिस तरह हमने अप्लाई किया नॉर्थ पोल वाली तरफ, तो इधर तो हमें पता चलता है करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अब जो जब साइड ई एफ इस तरफ आएगी तो करंट एफ से ई की तरफ जाएगा, पहले ई से एफ की तरफ आ रहा है, फिर एफ से ई की तरफ जाएगा। तो दोनों साइडों में हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट फ्लो चेंज हो जाएगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड्स की पोजीशन चेंज हुई है। पहले साइड सी डी नॉर्थ पोल के करीब है, फिर ये साउथ पोल की तरफ जाएगी। जो ई एफ है वो पहले साउथ पोल की तरफ है, फिर इसने नॉर्थ पोल की तरफ आना है। तो दोनों पे स्टूडेंट, दोनों की पोजीशन चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, दोनों में जो करंट का फ्लो है वो चेंज होगा, और करंट फ्लो चेंज होने से ज़ाहिर है करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऐसे करंट को आप क्या बोलोगे? अल्टरनेटिंग करंट ही बोलोगे ना, जैसे आपको मैंने इंट्रो में बताया, सिखाया। तो आधे चक्कर के बाद, हाफ रेवोल्यूशन के बाद, साइड एफ ई या ई एफ वो सी डी वाली जगह पे आ जाएगी, और जो सी डी है वो ई एफ वाली जगह पे पहुंच जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तभी हम इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है। तो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की चेंज होगी। इसी तरह से जो इंड्यूस्ड करंट है उसमें भी हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब एक पूरा चक्कर काटने के लिए, एक कंप्लीट 360 की रोटेशन के लिए, रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है ना स्टूडेंट्स, हम उसको टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ये वेव्स वाले चैप्टर में 10वीं में पढ़ के आए कि जब भी कोई एक पूरी रेवोल्यूशन होती है, पूरी रोटेशन होती है, पूरी वाइब्रेशन होती है, उसके लिए जो टाइम पीरियड, जो टाइम है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और फिर ये भी कि एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं। अगेन वेव्स वाले चैप्टर में ये कंसेप्ट आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। एक सेकंड में एक बॉडी कितनी रेवोल्यूशंस, कितनी रोटेशंस, कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, उसको हम फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं हमारे लिए, नई नहीं होनी चाहिए। तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉइल के रोटेशन का, और कॉइल की हम फ्रिक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। और जो रिलेशनशिप है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्वेंसी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड अगर कम है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। इसका मतलब कॉइल तेज़ी तेज़ी से मूव करेगी, 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर काट लेगी, ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो जाएंगी। तो जो डोमेस्टिक सप्लाई है हमारे घरों में जो बिजली आ रही है स्टूडेंट्स, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पे जो सप्लाई पहुंच रही है करंट की तो वो 50 हर्ट्ज़ के साथ है। इसका मतलब ये है कि जो जनरेटर इस करंट को पीछे बना रहा है डैम वाली जगह पे, वो 50 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है एक सेकंड में। दूसरे लफ्ज़ों में उस जनरेटर में जो कॉयल है, जो आर्मेचर है, वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स जो है वो रोटेट कर जाता है। 1 सेकंड में 50 टाइम्स रोटेट कर जाता है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 50 टाइम्स करंट की जो डायरेक्शन है, जो पोलैरिटी है, वो चेंज होती है। तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुई उसको हम प्लॉट कर सकते हैं अगेंस्ट द टाइम। मतलब आप वाई एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले लीजिए, एक्स एक्सेस के ऊपर टाइम ले लीजिए। इन दोनों के दरमियान में एक ग्राफ जब आप ऑब्टेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक वेव की फॉर्म में ग्राफ जो है वो अपेयर होता है। और इस तरह की जो वेव है उसको हम साइन वेव का नाम देते हैं। साइन वेव क्यों उसको कहते हैं ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले ग्राफ के बाकी फीचर्स को देख लें। इस फिगर में आप ये जो वेव है, जो साइन वेव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा है बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम, ये एक वेव की फॉर्म में है जिसको मैं साइन वेव कह रहा हूँ। ये साइन वेव इसको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हम ड्राइव करेंगे तो उस फार्मूला में साइन थीटा अपेयर होगा। इसका मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जहाँ वो और चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, वहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम कॉइल की एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, जैसे आप देख सकते हो कि इस वक्त सी डी यूँ टॉप पोजीशन पे मौजूद है। इस कॉइल को हम क्लॉकवाइज कॉइल को रोटेट करवाएं और रोटेट करते हुए कॉइल एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मुकम्मल करें। जो सी डी है, पहले जिस पोजीशन पे था नई पोजीशन पे गया, फिर नई पोजीशन, फिर नई पोजीशन, और अल्टीमेटली पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। तो एक रेवोल्यूशन जब स्टूडेंट्स कंप्लीट हुई है तो इस दौरान कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ डिफरेंट एंगल्स क्रिएट किए हैं डिफरेंट टाइम पे। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो कि जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त जो कॉइल है वो 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कैसे हमें पता चल रहा है? जो कॉइल है इसका एरिया, इसकी जो प्लेन है उसको कंसिडर करें, कॉइल ये होगी और इस कॉइल ने एक एरिया इनक्लोज कर रखा है। उस एरिया का वेक्टर हम रिप्रेजेंट करें, उस वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। एरिया का जो वेक्टर है वो सरफेस के 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो ये जो पूरा एरिया है इस कॉइल का, जो प्लेन है, उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो साथ जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, डॉटेड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखो दोनों की एक ही डायरेक्शन है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसी तरफ जो है वो प्लेन ऑफ द कॉइल भी है। इसका मतलब इन दोनों के दरम्यान में 0 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट हो रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है। तो पोजीशन 1 पे जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है जब टाइम 0 है, जब रेवोल्यूशन या रोटेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो जब टाइम 0, एंगल क्या क्रिएट हुआ? 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। और इस 0 डिग्री को जब हम साइन में पुट करते हैं तो साइन 0 जो है वो स्टूडेंट्स 0 आता है। इसका मतलब है ईएमएफ जो है वो 0 होनी चाहिए। तो आप देखो कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो यहाँ पे होगी और वो 0 होगी। फिर टोटल जो टाइम लगता है ना एक रेवोल्यूशन के लिए, थोड़ी देर पहले हमने उसको टाइम पीरियड का नाम दिया, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब टाइम 0 है पोजीशन 1, वहाँ से लेके पोजीशन 5 तक जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई तो उसका मतलब जो टाइम लगा है एक रेवोल्यूशन के लिए वो कितना होगा? वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा, कैपिटल टी। तो यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक एक टाइम पीरियड जो है वो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक वेव एक टाइम पीरियड जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अब इस टाइम पीरियड को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जैसे यहाँ पे देखें, जब टाइम 0, पोजीशन 1 पे एंगल 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। फिर थोड़ा टाइम पास किया और कितना हमने टाइम लिया? जो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 है, यानी टोटल
अगर टाइम टी है तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो गुजर चुका है, तो t/4 यहाँ पे शो कर दिया। इसमें पोजीशन 2 कॉइल की, पोजीशन 2 देखें आप कॉइल की, तो इसमें जो परपेंडिकुलर था स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर वेक्टर था प्लेन का, उसको आप देखो तो नई पोजीशन में वो कहाँ होगा। कॉइल चूँकि हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करने जा रही है, तो अब ये जो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइल को, तो अब ये वेक्टर स्टूडेंट्स नीचे जा चुका है। इस वेक्टर यानी कॉइल वेक्टर या प्लेन ऑफ द कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान में पोजीशन 2 पे आप एंगल देखो तो 90 डिग्री का बनता है। और अगेन ये 90 डिग्री आप साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करो तो साइन 90 आता है 1, और साइन 90 1 आने का मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस टाइम पे इंड्यूस्ड ये मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वेव मैक्सिमम अपना एम्पलीट्यूड जो है वो कवर कर चुकी, जितना ऊपर उसने जाना था उतनी वेव ऊपर जा चुकी, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे शो हो रही है। फिर कॉइल जो है जब टाइम आधा टाइम गुजर गया, टोटल टाइम पीरियड का आधा टाइम गुजर गया, तो t/2 उसको लिखेंगे। और कॉइल अब एक नई पोजीशन पे आ चुकी है, पोजीशन 3। और इसमें आप देखो पहले जो प्लेन थी कॉइल की, उसकी डायरेक्शन क्या, फिर पोजीशन 2 पे डायरेक्शन, अब जो वेक्टर है वो इस तरफ जाना चाहिए है प्लेन का, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में जो एंगल है वो 180 का है, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गए, तो ये एंगल हुआ स्टूडेंट्स 180 का। और जब हम 180 को यहाँ पे पुट करेंगे साइन में, तो साइन 180 स्टूडेंट्स आता है 0, तो इसका मतलब है कि पोजीशन 3 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर 0 हो जानी चाहिए। और ये हमें वेव नज़र आ रही है कि ये वेव नीचे आती आती जो एक्स एक्सेस है उसको कट कर रही है ग्राफ लाइन, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। स्टूडेंट्स जब टाइम पीरियड का 3/4 यानी तीसरा हिस्सा भी टाइम पीरियड का जो है वो पास कर जाएगा, 3t/4 लिखेंगे, यानी 4 टोटल अगर हिस्से कर रहे हैं हम टाइम पीरियड के, तो 3t, इसका मतलब उसमें से 3 हिस्से जो है वो पास कर गए हैं। तो अब जो एंगल बन चुका है, टोटल एंगल जो कवर हो चुका है रोटेशन में, वो 270 होगा। क्योंकि आप देखो पहले प्लेन की पोजीशन हमने ये ली थी, यहाँ 0 डिग्री था, फिर जो प्लेन है वो यहाँ पे आई 90 डिग्री कवर हुआ, फिर प्लेन जो है वो यहाँ पे पहुँची है, तो और 90 ऐड करें 180 डिग्री हो गया, कि यहाँ से बात चल रही है ना, 0 90 फिर 180 पे चला गया। अब कॉइल यूँ ऊपर जा रही है, तो अब जो प्लेन है पोजीशन 4 पे वो यहाँ पे आ चुकी, तो टोटल एंगल कितना कवर हो चुका, 0 पे 90 फिर 180 और उसमें और 90 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 270। इस वक्त जो प्लेन है वो प्लेन अपवर्ड है, यानी जो प्लेन है कॉइल की वो अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो पहले वाली पोजीशन में डायरेक्टेड है। इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से परपेंडिकुलर हो गए। टोटल एंगल जो है वो 270 कवर हो चुका। अब जब आप जितना एंगल 270 कवर हुआ है टोटल पहले वाले रेफरेंस के हिसाब से, वो आपने पुट करना है। तो अब जो रोटेशन हो रही है कॉइल की, उस रोटेशन में कॉइल जहाँ से चली थी और अब जिस पोजीशन पे कॉइल आ चुकी है, उसने कितने एंगल टोटल कवर कर लिए हैं, तो 270 तक जो एंगल है वो कवर हो गया ना, 270 तक रोटेशन जो है वो कवर होगी। तो 270 आप पुट करोगे साइन थीटा में, तो आंसर जो है वो -1 आएगा। अब 1 जो है वो बताता है कि ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और माइनस बताता है कि ये पहले की जो डायरेक्शन थी उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो वेव में देखें कि जब 3/4 टाइम गुजरा है और जो रोटेशन है वो 270 डिग्री की हो चुकी, तो अगेन ईएमएफ है तो मैक्सिमम, जितना डाउनवर्ड उसने एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कवर करनी थी वो वेव ने कवर कर ली, लेकिन पहले के मुकाबले में अपोजिट। पहले जहाँ मैक्सिमम वैल्यू आई थी वहाँ पे आप देखो वेव ऊपर को है, और अब जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ईएमएफ की, तो वेव जो है वो नीचे को है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो करंट की या ईएमएफ की वो रिवर्स हुई है। और इसके बाद कॉइल जो है वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे रिटर्न होगी। सीडी टॉप पे था, सीडी यहाँ फिर टॉप पे पहले वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर 90 डिग्री की एडिशन हुई है 270 से। अब मैं आपको पहले वाली पोजीशन इसकी बता दूं रोटेशन में, ताकि इसको बेहतर तौर पे आप समझ सकें। पहली रोटेशन पोजीशन इसकी ये थी, फिर कॉइल की प्लेन ये हुई, 90 डिग्री कवर हुए, फिर कॉइल की पोजीशन ये हुई, और इसमें और 90 ऐड करें तो 180
हो गया, फिर ये वाली पोजीशन आई, इसमें और 90 ऐड करें तो 270 हुआ, और फिर ये यहाँ ओरिजिनल जो उसकी पहली पोजीशन थी वहाँ पे वापस आएगा तो 360 पूरा हो जाएगा। यहाँ 90 फिर 180 फिर 270 और फिर लौट के वहीं पे आएगा तो 360 पूरा हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। और एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो भी कंप्लीट हो रहा है, जो आखिरी हिस्सा था टाइम पीरियड का वो भी कवर हो जाएगा, उसमें फर्दर 90 डिग्री ऐड हुए और इस तरह से 360 डिग्री कंप्लीट हुए, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई। और अब चूँकि 360 डिग्री की रोटेशन कवर हो चुकी तो साइन थीटा में आप 360 पुट करो तो आंसर जो है वो साइन 360 अगेन ज़ीरो आएगा। और आप वेव में देख सकते हो कि इस टाइम पर जो वेव है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको क्लियर होगी। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो नोट्स के अंदर बातें यहाँ पे इन सारी पोजीशन से रिलेटेड है, ये वही है जो आपने फिगर में देखी। जैसे पोजीशन 1 पे जो कॉइल है उसकी प्लेन्स 0 डिग्री बना रही है, यानी वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, लिहाजा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो अब मैं बाकी पोजीशंस को कवर नहीं करने जा रहा, ये नोट्स वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यकीनन आपके पास होंगे, और मैंने ग्राफ से इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप अपनी बुक से भी इन तमाम पोजीशन को रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, वो है डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को लेके अभी हमने बात की कि देखा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस यानी एंगल्स के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, वेव को लेके हमने डायरेक्शन का जिक्र कर लिया। मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का उसको निकालना है तो हमें उसका फार्मूला चाहिए, उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिए कि कॉइल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जो है वो रोटेट कर रही है, क्योंकि रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, तो उसको ओमेगा से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी भी टाइम पे जो उसकी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका एंगल है, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका वो एंगल है जो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बना रही है अपनी पहली जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, पोजीशन 1, उसके रेफरेंस के हिसाब से। और n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल में हैं तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे अगर कॉइल का एरिया ए हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर एक टर्न हो कॉइल का तो ए डॉट बी से लिखते हैं, और किसी ख़ास एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स रेफ़र करने के बजाय जनरल किसी भी एंगल के ऊपर हम मैग्नेटिक फ्लक्स रेफ़र करें तो साथ कॉस थीटा आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और अगर n नंबर ऑफ लूप्स हों, टर्न्स हों कॉइल में तो साथ 1 की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एन ए बी कॉस थीटा। आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आप ग्राफ में साइन थीटा यूज़ कर रहे थे, यहाँ कॉस थीटा आ गया, तो ये क्यों है? तो स्टूडेंट्स, वो जो साइन थीटा है वो फार्मूला की फ़ाइनल फॉर्म में अपेयर होता है। यहाँ पे तो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकली ही नहीं है, ये तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को सिर्फ रेफ़र कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स ए और बी की डॉट प्रोडक्ट है, और फर्स्ट ईयर में आप सीख चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस थीटा के साथ आती है। अगले स्टेप में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा टी। ये कैसे पुट कर सकते हैं? आप जानते हो कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी वेलोसिटी हो, लीनियर वेलोसिटी हो, जनरल कंसेप्ट क्या है वेलोसिटी का कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। तो अगर थीटा को हमने एक तरफ निकालना हो तो टी इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा ना। तो जहाँ थीटा लिखा है वहाँ ओमेगा टी, और जहाँ ओमेगा टी है वहाँ हम थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म आ गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स में एन ए बी कॉज ओमेगा टी, और फैराडे लॉ को यहाँ पर रेफ़र करेंगे माइनस साइन के साथ। फैराडे और लेंज़ेस लॉ दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और जो माइनस का साइन है वो इंड्यूस्ड जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को रेफर कर रहा है एज पर लेंजेस लॉ। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा को हम बाय रखेंगे और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स माइनस का साइन देखें वो साथ साथ उसी तरह से चलता रहेगा। अब हमने थोड़ी सी करनी है रीअरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि ये जो नया वाला पार्ट है NAB इसको हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे और बाकी जितना पोर्शन है उसको हम सेपरेट कर देंगे और वहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो डेल्टा और साथ cos ओमेगा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी विद रेफरेंस टू टाइम, हम टाइम की यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगा के इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। जो आप में प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी मैथ में लिमिट्स वाला जो चैप्टर है, लिमिट्स लगाना, इनको सॉल्व करना वो सीख चुके होंगे यकीनन इस वक्त तक। और जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक स्टेप पे इसको डायरेक्ट वैल्यू के साथ याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पूरे वेरिएबल के ऊपर जब हम लिमिट लगा के विद रेफरेंस टू टाइम जो है वो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको इसी तरह से याद रख लें। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और जो मैथ पढ़ते हैं वो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि उनके पास ये स्किल है, उन्होंने मैथ में यकीनन सीखी होगी। तो इस पूरा जो वेरिएबल है जब हम लिमिट लगा के उसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, लिखो ना लिखो प्लस को फ़र्क नहीं पड़ता है। NAB नया वाला पार्ट ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो ओमेगा है साइन से पहले इसको यहाँ पे लेके आइए, इस नैब का हिस्सा बनाइए। तो अब N ओमेगा AB, ओमेगा को अगर आप थोड़ी देर के लिए W कंसिडर करो तो इसको आप नवाब पढ़ सकते हो और साथ साइन ओमेगा टी उसी तरह से आ जाएगा। तो अपने याद रखने के लिए आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो इक्वल है जी नवाब साइन ओमेगा टी। और जो ये ओमेगा है इस ओमेगा को हम नहीं छेड़ेंगे। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आए कि हम क्यों ना ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर लिख दें। भाई लिखने को तो आप लिख सकते हैं लेकिन वो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ओमेगा टी यहाँ पे एक साथ मौजूद हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं थीटा की जगह पे। तो अच्छा है कि ओमेगा टी जो है इसको सेपरेट रहने दें ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसकी जगह आप थीटा लिख दें या थीटा हटा के उसकी जगह आप ओमेगा टी लिख दें। तो जैसे अभी हम यही काम करने जा रहे हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है इंड्यूस्ड EMF की वो कब होगी? जब ऊपर जो मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था बताया कि जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दूसरे लफ्ज़ों में साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही होती है। और जब एंगल जो है वो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का हो यानी वो परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे हम पुट कर दें, अगर ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम लें 1 तो हम पुट कर दें साइन ओमेगा टी की जगह उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 को नवाब से मल्टीप्लाई करो तो नवाब वापस आ जाएंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इंड्यूस्ड EMF की। और जहाँ ऊपर हमारा जनरल फार्मूला था जिसको इक्वेशन 1 हमने रेफ़र कर रखा है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई कि नवाब वाला पोर्शन E मैक्स की इक्वल है तो इस नवाब वाले पोर्शन को E मैक्स से हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर इसको हम E मैक्स से रिप्लेस कर दें तो अब बाद वाला हिस्सा जो साइन ओमेगा टी उसी तरह से रहेगा और ये जो N ओमेगा A भी है इसकी जगह E मैक्स हम पुट कर देते हैं। तो एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगी जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं इंड्यूस्ड EMF किसी भी एंगल के ऊपर मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड EMF है उसके साथ, और इस दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? इन दोनों को रिलेट कर रहा है साइन ओमेगा टी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों को रिलेट कर रहा है साइन थीटा। इसको आप यूँ समझो कि जब साइन ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो तो ये पूरा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 आएगी E मैक्स से मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो वैल्यू है इंड्यूस्ड EMF की वो 0 है। फिर जब साइन जो है वो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो 90 डिग्री का एंगल हो तो जब यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू या साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री से मालूम करो 1 आ जाएगी। 1 को E मैक्स से मल्टीप्लाई करो तो E मैक्स होगा। इसका मतलब है कि जब 90 डिग्री का एंगल हो
प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वक्त आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स के इक्वल होती है। इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अब अगर हम चाहें तो फ्रिक्वेंसी को बीच में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसकी जगह हमें क्या करना होगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करना होगी। ये भी आप फर्स्ट ईयर में मुख्तलिफ जगह पे जब टाइम पीरियड वगैरह आप वेव्स वाले चैप्टर में, वाइब्रेशंस वाले चैप्टर में सीख रहे थे, तो वहाँ सीख के आए हो कि ओमेगा इक्वल होता है 2πf के। चाहे तो हम ओमेगा को 2πf से रिप्लेस कर दें और फ्रिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवा दें तो 2πf आ जाएगा, साथ टी अपनी जगह पर रहेगा। और ये एक और फॉर्म आ गई है जिसमें फ्रिक्वेंसी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और आप यहाँ पे पुट कर सकते हो क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी होगी उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ के साथ, जैसे आपने यहाँ थीटा के साथ रिलेट किया। बहरहाल ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हम चाहते तो यहीं पे रुक जाता है कि ई मैक्स इक्वल टू नवाब है एन ओमेगा ए बी। हमने इसको ई मैक्स और इंस्टेंटेनियस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और मैक्सिमम जो वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उनको आपस में रिलेट किया विद द हेल्प ऑफ साइन ओमेगा टी, ये साइन थीटा। और हमने चाहा तो बीच में हमने फ्रिक्वेंसी भी इंट्रोड्यूस करवा दी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हुए। आप चाहें तो आप ऊपर तक ही इस फार्मूला को रोक सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें मैक्सिमम डेरिवेशन तक आप इसको लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, फेलोज़ के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।